इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं हजारों साल पीछे, सीधे सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कुछ लोग सिंधु सरस्वती भी। बिल्कुल, एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प सभ्यता। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार नोट्स पर आधारित है। तो मतलब फैक्ट्स तो पक्के हैं। हाँ, तथ्यों पर आधारित चर्चा होगी। हमारा मकसद सीधा है, इस प्राचीन शहरी सभ्यता के मुख्य पहलुओं को समझना। ये कैसे उभरी, वहां जीवन कैसा था और फिर खत्म कैसे हुई, और क्या चीज इसे इतना खास बनाती है ना? एग्जैक्टली। सोचिए जरा, ये मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़े इलाके में फैली थी। करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया था। और सबसे कमाल की बात, इतनी बड़ी जगह में गजब की एक रूपता थी। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू हुई 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली खुदाई की। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। और फिर तो पता चला कि ये पंजाब, सिंध से लेकर गुजरात, यूपी, काफी दूर तक फैली है। हरियाणा का भिड़ाना शायद सबसे पुराना शहर इसका। हाँ, नए शोध यही बताते हैं। लेकिन वो एक रूपता वाली बात, इतनी बड़ी जगह पे सड़कें, ईंटें, वजन के बाट, सब एक जैसे, ये कैसे हुआ होगा? कोई बड़ा राजा था या शायद व्यापारी लोग चलाते थे सब? ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है कि इसका पीक टाइम मतलब परिपक्व काल वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। यानी मेसोपोटामिया के समय की। हाँ बिल्कुल, और मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा का जिक्र आता है। ज्यादातर मानते हैं कि मेलुहा यही सिंधु घाटी का इलाका था। अच्छा, तो मतलब व्यापार होता था? जाहिर है, पक्के सबूत हैं व्यापार के। एक और बात, इसे प्राक ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। हाँ, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई अब तक। एग्जैक्टली, लिखावट मिली है पर हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है। और इनकी टाउन प्लानिंग क्या कमाल की थी। एकदम सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ग्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो लाजवाब था। शहर भी अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा वाला हिस्सा दुर्ग जैसा, शायद शासक वर्ग के लिए, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। हाँ, ये पैटर्न ज्यादातर शहरों में मिलता है। हालांकि कालीबंगा में थोड़ा अलग है, वहाँ निचला शहर भी किलेबंद था। ओह, ये दिलचस्प है। और बनाते किससे थे? पक्की ईंटों से है ना? और वो भी सब एक ही साइज की लगभग। बिल्कुल, मानकीकरण तो गजब का था। लेकिन धोलावीरा में देखें, जो गुजरात में है, वहाँ पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। हाँ, और पानी बचाने की जो तकनीकें वहाँ मिली है, बड़े बड़े जलाशय, सीढ़ीदार कुएं, कमाल है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से चीजें बदल भी रहे थे। मतलब माहौल के हिसाब से ढलना जानते थे। बिल्कुल। और मोहनजोदाड़ो की नालियां, ढकी हुई नालियां, सोचिए उस जमाने में साफ सफाई का कितना ध्यान था। हाँ, ये तो कमाल है। और वो बड़ा सा स्नानागार, ग्रेट बात। हाँ, शायद किसी धार्मिक रस्म के लिए इस्तेमाल होता होगा। और बड़े बड़े अन्न भंडार भी मिले हैं, अनाज रखने के लिए। ये सब उनके संगठन को दिखाता है। तो शहर तो बड़े मुनज्जम थे, लेकिन काम धंधा क्या था? मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? खेती तो होगी ही। हाँ, खेती तो मुख्य आधार थी। गेहूं, जौ और कपास, ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। ओह, ये बड़ी बात है। हाँ, और कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। जानवर भी पालते थे। बैल तो उनकी मोहरों पर बहुत दिखता है, शायद महत्वपूर्ण था। और क्राफ्ट्स, कारीगरी, वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति के बारे में सुना है। हाँ, मोहनजोदाड़ो से मिली है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत तकनीक थी ये। तो कारीगरी भी अच्छी थी। हाँ, लेकिन अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं। व्यापार था, अंदरूनी भी और बाहर का भी, मेसोपोटामिया तक। और व्यापार में भी वो एक रूपता, बाट वगैरह। बिल्कुल, चीजें तौलने के लिए स्टैंडर्ड वजन के बाट इस्तेमाल होते थे। पर इसमें एक पिंच है। अच्छा, क्या? वो कई जरूरी चीजों के लिए, मतलब कच्चे माल के लिए, भारी इलाकों पर निर्भर थे। जैसे तांबा राजस्थान से आता था, टिन शायद अफगानिस्तान या ईरान से, लाजवर्द पत्थर अफगानिस्तान से। तो अगर सप्लाई लाइन में गड़बड़ हो तो मुश्किल। बिल्कुल, ये निर्भरता उन्हें भारी बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती थी। और शायद ये बाद में उनके पतन का एक कारण भी बना। अच्छा, अब जरा समाज पर आते हैं। कैसा था वहाँ का रहन सहन,
लगता है व्यापारी वर्ग का दबदबा रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हाँ, कपड़ों में सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। और मनोरंजन? मछली पकड़ना, शिकार करना, पासे जैसा कोई खेल खेलना, ये सब पसंद था। नोट्स में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी चीजों का भी जिक्र मिलता है। ओह, और अंतिम संस्कार वो कैसे करते थे? उसमें भी विविधता थी। कहीं पर शव को पूरा दफनाते थे जैसे हड़प्पा में, कहीं दाह संस्कार के प्रमाण है जैसे मोहनजोदड़ो में, और कहीं शव को खुला छोड़ने के बाद बचे अवशेषों को दफनाते थे। 3 अलग तरीके। हाँ, और लोथल और कालीबंगा में तो युग्म समाधियां भी मिली हैं। मतलब स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया। ये सब काफी दिलचस्प है। अच्छा, धर्म के बारे में क्या पता है? कोई बड़े मंदिर वगैरह मिले? यही तो अजीब बात है, बड़े मंदिर नहीं मिलते। शायद धर्म ज्यादा व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर होता था। तो पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी, मतलब देवी माँ की पूजा बहुत होती थी। उनकी मूर्तियां खूब मिली हैं, और एक मुहर पर एक योगी जैसी आकृति मिली है, 3 मुंह वाली, जिसके आसपास जानवर हैं। उसे पशुपति या शिव का आदि रूप माना जाता है। अच्छा, पशुपति सील। हाँ, और लगता है प्रकृति की भी पूजा होती थी, जैसे एक सिंग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा, या बैल। कालीबंगा में अग्नि वेदियां मिली हैं, तो शायद अग्नि पूजा भी होती थी। घोड़े का क्या? उसको लेकर काफी बहस रहती है। हाँ, वो विवादित है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लोथल में मिट्टी की मूर्ति। लेकिन ऐसा लगता है कि घोड़ा उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, या शायद बाद में आया। और वो एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, जिसे पुरोहित राजा कहते हैं। हाँ, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, बहुत मशहूर है, अब कराची म्यूजियम में है। तो सब इतना व्यवस्थित, इतना फैला हुआ, इतना उन्नत, फिर ये खत्म कैसे हो गया? लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास पतन शुरू हुआ है ना? हाँ, धीरे धीरे। पहले तो कई कारण बताए जाते थे, बाढ़ आ गई या व्यापार खत्म हो गया। एक थ्योरी आर्यों के हमले की भी थी। हाँ, वो आर्यों के हमले वाली थ्योरी काफी समय तक चली, लेकिन अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स उसे नहीं मानते। उसके ठोस सबूत नहीं मिलते। तो फिर अब क्या माना जाता है? सबसे मजबूत कारण लगता है जलवायु परिवर्तन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना। कैसे? ऐसा लगता है कि मानसून का पैटर्न बदला, नदियां सूखने लगी, खासकर सरस्वती नदी का जिक्र आता है, रेगिस्तान बढ़ने लगा। तो खेती पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल, खेती मुश्किल हुई, पानी की कमी हुई, और धीरे धीरे शहर उजड़ने लगे। लोग शायद पूर्व और दक्षिण की तरफ चले गए। ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। मतलब बाहरी हमले से ज्यादा अंदरूनी संकट और पर्यावरण का बदलना। हाँ, लगता तो यही है। संसाधनों का मैनेजमेंट शायद बिगड़ गया बदलते पर्यावरण के साथ। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। हाँ, संक्षेप में कहें तो एक बहुत ही विकसित, विशाल और सुनियोजित शहरी संस्कृति, जिसका व्यापार दूर तक था, लेकिन वो पर्यावरण पर बहुत निर्भर थी, और जलवायु परिवर्तन ने उसके धीरे धीरे खत्म होने में बड़ी भूमिका निभाई। और जाते जाते एक सवाल जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, वो सिंधु लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ, वो एक बड़ा रहस्य है। सोचिए, अगर कभी वो लिपि पढ़ ली जाए तो इस महान सभ्यता के न जाने और कितने राज खुलेंगे, और वो हमारी अपनी आज की दुनिया और इतिहास की समझ को कितना बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और भाषाविदों को आज भी उलझाए हुए है। शायद भविष्य में कोई इसे सुलझा पाए।